वेलकम स्टूडेंट्स टू द थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, द नेशनलिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में किस तरीके से नेशनलिज्म स्टार्ट हुआ, क्या क्या मूवमेंट चले, इसके बारे में जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कहानी जो हमारी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उसमें जो है ब्रिटिशर्स ने भी जो है पार्टिसिपेट करा था। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1918 के बीच में चला था और उस ड्यूरेशन में ब्रिटिशर्स ने भी जो है वॉर में पार्टिसिपेट करा था। और वॉर में जब पार्टिसिपेट करा तो जो है जो सोल्जर्स होते हैं उनको एम्यूनेशंस की, गन्स की, सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। पैसा भी लगता है क्योंकि जो है परचेज़ करना होता है हर एक चीज़, गन्स, एम्यूनेशंस। तो जब ब्रिटिशर्स लड़ रहे थे तो उनको इन सब चीज़ों की शॉर्टेज होना शुरू हो गई, फूड सप्लाई भी शॉर्टेज होना शुरू हो गई। तो उन्होंने क्या करा, क्योंकि उस टाइम पे 1914 के टाइम ड्यूरेशन में ब्रिटिशर्स ऑलरेडी इंडिया पे कब्जा करके बैठे हुए थे, तो उन्होंने इंडियंस पर हाई पेइंग टैक्सेस लगा दिए, उनसे जो है बहुत ज़्यादा पैसा लेने लगे। और साथ ही साथ जो है जो इंडियंस थे उनको फोर्स करने लगे कि मिलिट्री ज्वाइन करो और हमारी तरफ से जो है वर्ल्ड वॉर में लड़ना शुरू करो। तो इन सब चीज़ों से जो है इंडियंस को पसंद नहीं आया ये सब चीज़ें, और जो है उन्होंने रिवॉल्यूशन वगैरह स्टार्ट करा, छोटे मोटे रिवॉल्यूशन शुरू करे। और जो है जब वॉर ख़त्म हुआ तो ब्रिटिशर्स के पास पैसा भी नहीं था और जो है फूड सप्लाई भी ख़त्म हो गई थी। वो तो पूरे ग्लोब में ही जो है, पूरी दुनिया में ही जो है शॉर्टेज हो गई थी। पर क्योंकि जो है ब्रिटिशर्स ऑलरेडी जो है कैप्चर करा हुआ था उन्होंने इंडिया को, तो उन्होंने जो अपनी फूड शॉर्टेज थी, उनके देश की जो फूड शॉर्टेज थी वो इंडिया से कवर अप कर ली। उन्होंने लार्ज क्वांटिटी ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करा फूड का, और जो है अपने देश में उन्होंने फूड सप्लाई को नॉर्मल कर दिया। बट इसका रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया में जो है फूड शॉर्टेज हो गई। साथ ही साथ जो इंडियंस को जो है हाई पेइंग टैक्सेस देने पड़ते थे, तो उनके पास पैसे की भी कमी हो गई। इसकी वजह से काफ़ी रिवॉल्यूशन शुरू होना स्टार्ट हो गए। तो अब इन चीज़ को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करा 1919 में कि हम रॉलेट एक्ट पास कर देते हैं। और रॉलेट एक्ट का मेन मोटो यही था कि जो भी रिवॉल्यूशनरी अगर दिखता है ब्रिटिशर को, तो वो जो है उसको ट्रायल या डिटेंशन नहीं करेंगे, उससे पूछताछ नहीं करेंगे, सीधा उसको जो है जेल में डाल देंगे, आजीवन कारावास देंगे या फिर उसको मृत्युदंड दे देंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए बहुत से रिवॉल्यूशनरीज जो स्टार्ट कर रहे थे रिवॉल्यूशन, वो काफ़ी हद तक पीछे हटना शुरू हो गए। बट गांधी जी ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी समझकर जो है स्टार्ट करा, एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया इसी के खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और जो है उन्होंने डिसाइड करा कि जो है हम स्ट्राइक्स वगैरह करेंगे, अलग अलग मूवमेंट्स करेंगे, और इस तरीके से जो है धीरे धीरे मूवमेंट शुरू हो गया। अब क्योंकि लोग इंडियंस मान नहीं रहे थे, तो जनरल डायर जो एक अच्छी पोस्ट पर एक कमांडर इन चीफ था, तो उसने जो है 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग में जितने लोग वहाँ पे पीसफुल रिवॉल्यूशन कर रहे थे, वहाँ पे जो है आंदोलन कर रहे थे, तो उसने जलियांवाला बाग के सारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक करवा दिया जो ब्रिटिशर सोल्जर थे उनसे, और मास एग्जीक्यूशन करा। हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वहाँ पे मर गए थे, क्योंकि उसने जो है हर तरफ से कहीं से भी भागने का रास्ता नहीं छोड़ा और सबको घेर कर वहीं के वहीं जो है बहुत से इंडियंस को जो है वहाँ पे मार दिया। अब इस चीज़ को चलते हुए देख के और भी काफ़ी मूवमेंट्स में फिर और लोगों ने भी जो है रिवॉल्यूशन पे जोड़ना शुरू करा। बट एक रिवॉल्यूशन और चला था 1919 से 1924 के बीच में, वो था खिलाफत मूवमेंट। अब खिलाफत मूवमेंट कहीं ना कहीं जो है नेशनलिज्म इन यूरोप जो चैप्टर 1 है और इंडो चाइना जो चैप्टर 2 है उससे थोड़ा बहुत रिलेट करता है। क्योंकि फ्रांस में जब जो है रिवॉल्यूशन चल रहा था तो ऑटोमन एम्पायर वहाँ पे भी था, और फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने जब अपने आप को यूनिफाइड फ्रांस बनाया था तो उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर को वहाँ से हटा दिया था। तो ऑटोमन एम्पायर काफ़ी जगह पर जो है अपनी पकड़ बना के रखा हुआ था, और जब जो है 1990s में जब रिवॉल्यूशन चल रहा था हर जगह पे, तो ऑटोमन एम्पायर धीरे धीरे कम होता जा रहा था, उसकी जो है पावर कम होती जा रही थी। तो उन्होंने क्या करा कि 1920 में एक ट्रीटी ऑफ सेवरस एक साइन करी, और जिसमें जो उन्होंने डिसाइड करा कि जितने भी मुस्लिम्स हैं हम उनको जो है परेशान करेंगे और हम उनको जो है छोड़ेंगे नहीं, उनको हम मारते चले जाएंगे। अब इस चीज़ का जो पता था वो इंडियन मुस्लिम्स को पता चला कि इस तरीके से जो ऑटोमन एम्पायर जो है वो मुस्लिम्स को परेशान कर रहा है वर्ल्ड वाइड, और जो है उन्होंने खलीफा को बचाने के लिए, जो मुस्लिम लीडर्स होते हैं, स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं, उनको बचाने के लिए इंडियन मुस्लिम्स ने जो है खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो वो भी 1919 में स्टार्ट हुआ था खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी जी ने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे समझा। वो इसलिए क्योंकि 1919 में ही रॉलेट एक्ट
स्टार्ट हुआ था, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट जो है स्ट्राइक्स और जो है रिवॉल्यूशन कर रहे थे गांधी जी और बाकी कुछ लोग। तो उसमें हिंदूज़ मेजरली थे और कुछ मुस्लिम्स थे, ज़्यादा मुस्लिम्स नहीं थे, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स थोड़े बहुत थे। और फिर उसके बाद जब 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, तो उनको गांधी जी को चाहिए था कि और भी लोग जो है इसमें ऐड होएं रिवॉल्यूशन में, ताकि जो है मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पीपल हैं वो जो है आगे अपना रिवॉल्यूशन को चला सकें। तो उस कंडीशन में ही गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे समझा और उन्होंने हिंदूज़ को यूनाइट करा और मुस्लिम्स को, दोनों को जो है मिलकर समझाया कि हम जो है खिलाफत मूवमेंट एक साथ लड़ेंगे और जो है हम इसको सक्सेसफुली रन करना शुरू करेंगे। तो इसी तरीके से 1919 में हिंदूज़ एंड मुस्लिम जो है यूनाइट हुए और खिलाफत मूवमेंट एस्टैब्लिश हुआ। फिर उसी के बाद उन्होंने 1919 में पूरा जो है खिलाफत मूवमेंट चलता रहा पूरे ईयर। उसके बाद 1920 में उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो 1920 से 1922 के बीच नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था और उसमें बेसिकली उनका मानना ये था कि गांधी जी ने जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा था तो उन्होंने ये 3 चीज़ें रख दी थी इस मूवमेंट के लिए कि पहला, जितने भी इंडियंस जो ब्रिटिश रूल के एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं या पोस्ट उनको मिली हुई अच्छी खासी, उसको वो छोड़ दें और जो है इंडिया को ही अपना लें। दूसरा था कि जो भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन, जो ब्रिटिशर्स ने इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं, कॉलेजेस बनाए हुए हैं, स्कूल्स हैं, कोर्ट्स हैं, उन सब में से वो जो है जितने भी बच्चे हैं उनको निकाल लें अपने और जो है वो इंडियन पढ़ाई में ही ध्यान दें। लास्ट उन्होंने कहा था कि जो विदेशी कपड़ा है, जो ब्रिटिशर कपड़ा पहनते हैं, उन चीज़ों को छोड़कर सिर्फ खादी का कपड़ा ही पहनना शुरू कर दें। अब ये 3-4 चीज़ें जब शुरू हुई तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत पीसफुली चल रहा था, क्योंकि ये जो है वायलेंट मूवमेंट नहीं था, ये बहुत नॉर्मल और नॉन वायलेंट मूवमेंट था, अहिंसावादी मूवमेंट चल रहा था ये। क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या करा हुआ था कि आधे से ज़्यादा जो है ब्रिटिशर्स वर्क करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, बट 25% इंडियंस को भी हायर करा हुआ था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो जब वो लोग कम हो जाएंगे तो इंडियन जब ख़त्म हो जाएंगे ऑफिस से, स्कूल्स में पढ़ाई नहीं करेंगे बच्चे, उससे ये होगा कि जो ब्रिटिशर्स का सिस्टम है वो थोड़ा बहुत डगमगाना शुरू हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ था। बहुत पीसफुल मूवमेंट चल रहा था, बट 1921 में धीरे धीरे और भी जगह से, और भी इंडिया के और भी अलग अलग एरियाज से सपोर्ट मिलना शुरू हो गया। पर लोगों ने उस चीज़ को थोड़ा सा गलत समझ लिया, क्योंकि जब और जगह पे जो इंडियंस थे वो काम छोड़ रहे थे तो ब्रिटिशर्स उनको मारते थे या उनको जो है टॉर्चर करते थे। तो उसके जवाब में इंडियंस ने भी उनको मारना, पीटना, वायलेंस करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे 1921 में तो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत पीसफुल था, बट 1921 में धीरे धीरे ये वायलेंट होना शुरू हो गया। और फिर 1922 में, फरवरी की बात है, तो चौरी चौरा में जो पुलिस स्टेशन था उसको जो है रिवॉल्यूशनरीज ने पूरा का पूरा आग लगा दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। अब उसमें जो है कुछ ब्रिटिशर्स थे, कुछ इंडियंस थे। तो वो जब ये इंसिडेंट गांधी जी को पता चला कि जो मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करा था वो बहुत जो है वायलेंस फ्री, जो है मैंने अहिंसा से भरा हुआ जो है मैंने मूवमेंट स्टार्ट करा था, पर ये जो है हिंसा में बदल गया है, लोग मारने पीटने पे आ गए हैं और जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स को मारा जा रहा है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो उन्होंने जो है फिर 1922 में जो है इस मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि जो है कोई भी एक वायलेंट मूवमेंट चले। उसके बाद जो है हम देखते हैं एमर्जिंग ऑफ डिफरिंग स्टैंडर्ड्स, जो 1920s की बात है। तो अब होता क्या है कि जब 1920 और 22 में जब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो अब बहुत से लोग जो है रिवॉल्यूशन में पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए थे। उन्होंने डिसाइड करा कि जो है हम जो है एक साथ मिलके कुछ एक फ़ैसला लेते हैं। अब जब फैसला लेने की बारी है कि किस तरीके से हमें एग्जीक्यूशन करना है और किस तरीके से हमें जो है इंडिपेंडेंस चाहिए, तो 2 तरीके के लोग या 2 तरीके की मानसिकता वाले लोग डिवाइड हो गए। एक ग्रुप का मानना ये था कि हम जो है बहुत ही पीसफुल मूवमेंट से अगर हम
लड़ाई करेंगे या आंदोलन करेंगे तो हम जो है ब्रिटिशर्स को अपने देश से हटा सकते हैं। दूसरों का मानना ये था, दूसरी पार्टी या दूसरी साइड के लोगों का मानना ये था कि हम जो है डायरेक्ट ब्रिटिशर्स से टकराएंगे, उनसे लड़ाई करेंगे, मास एग्जीक्यूशन करेंगे और तब जाके हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में काफ़ी चीज़ें चल रही थी। तो 1923 में स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हो गया, स्वराज पार्टी बन गई। अब स्वराज पार्टी की जो मेजरली जिन्होंने बनाई थी वो मोतीलाल नेहरू और CR दास थे। इन्होंने जो है स्वराज पार्टी बनाई थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल के तौर पे जो है इसमें इलेक्शन वगैरह होके पूरी एक पार्टी बनी थी। और जब ये पार्टी बनी थी तो इन्होंने डिसाइड करा था कि जो है हम सिस्टम में रहकर ही ब्रिटिशर्स को हटाने की कोशिश करेंगे, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको हटाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने जो है काफ़ी हद तक जो है जवाहरलाल नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस जी का भी जो है साथ दिया कि हम जो है आपका भी साथ देंगे ताकि जो है इस देश को पूरी तरीके से आज़ादी मिल सके। फिर पीजेंट्स और वर्कर मूवमेंट्स शुरू हो जाता है। 1920s में ही ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो पीजेंट मूवमेंट्स और वर्कर मूवमेंट्स जो शुरू होता है उसके भी अपने खुद के कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो इंडिया को काफ़ी हद तक फ़ायदे करते हैं। तो होता क्या है कि जो किसान थे उन्होंने डिसाइड करा कि हम जो है अहिंसावादी आंदोलन करेंगे। और जो है क्योंकि वो लोग तो बहुत पहले से झेल रहे थे, क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो किसानों की पूरी फसल जो है ब्रिटिशर्स ले जाते थे। और ब्रिटिशर्स जब ले जाते थे तो किसानों को कुछ नहीं बचता था अपने खुद के खाने के लिए, तो अकाल पड़ा होता। तो पीजेंट्स ने तो ये डिसाइड करा कि हम तो जो है अहिंसावादी तरीके से पूरा जो है मूवमेंट करेंगे और जो है हम जो है क्रॉप्स नहीं उगाएंगे ज़्यादा, और जो है कितना ही कुछ कर ले हम जो है बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्रॉप्स को उगाएंगे और जो है फसल बोएंगे। अदरवाइज़ हम जो है कोई भी अगर हमसे ज़बरदस्ती कहेगा कि उसमें जो है ज़्यादा क्रॉप्स बो या ज़्यादा मेहनत करो तो वो चीज़ें हम नहीं करेंगे। तो इस तरीके से थोड़ा सा ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम होना शुरू हुई फूड सप्लाई को लेकर। उसके बाद वर्कर मूवमेंट जो हुआ वो भी जो है बहुत हद तक बेनिफिशियल था इंडिया के लिए, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जो फैक्ट्रीज होती थी उसमें जो है इंडियन वर्कर्स ही वर्क करते थे। तो वर्कर मूवमेंट जब शुरू हुआ तो ये तो बहुत देशों में हुआ, बेसिकली वर्कर मूवमेंट हर एक देश में हुआ। जो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे तो उसमें भी वर्कर मूवमेंट्स हुआ था। तो उन्होंने जो है मांग करी थी कि हमें एक अच्छी जो है मेहनत का वेजेस चाहिए, साथ ही साथ एक वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा चाहिए। सेम चीज़ वर्कर मूवमेंट यहाँ पे भी हुआ और यहाँ पे भी जो वर्कर्स थे उन्होंने यही डिमांड करी कि हमें जो है आप अच्छी सैलरी दीजिए, साथ ही साथ जो है हमको एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, मतलब हमको एक बहुत बेकार तरीके से ट्रीट मत करिए, हमको एक अच्छे तरीके से ट्रीट करो और हमें एक अच्छी वर्किंग कंडीशन के साथ साथ एक बेटर वेजेस दो ताकि हम जो है अपने घर का पालन पोषण कर सकें। तो इस तरीके से काफ़ी चीज़ें होना शुरू हुई और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उन्होंने जो है बरदौली सत्याग्रह शुरू कर दिया। 1928 की बात है, तो वो गुजरात में हुआ था और बरदौली सत्याग्रह बेसिकली पूरा का पूरा सत्याग्रह जो था वो किसानों को लेकर था, क्योंकि वो किसानों को सपोर्ट करते थे। तो उन्होंने डिसाइड करा कि जो किसानों ने सोचा है कि हम जो है बहुत कम फसल उगाएंगे और अपनी जो मिट्टी है, जो उनकी ज़मीन है, उनको जो है उसको जो है थोड़ा टाइम देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगने से वहाँ पे जो फसल थी या जो ज़मीन थी वो धीरे धीरे अपना न्यूट्रिएंट्स खो रही थी, वो उपजाऊ नहीं रह पा रही थी। तो इस वजह से जो सत्याग्रह था बरदौली सत्याग्रह, उसको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने सपोर्ट करा और जो है उन जो किसानों का स्ट्रगल था उसमें उन्होंने साथ दिया। फिर साइमन कमीशन की एंट्री होती है 1927 में। तो बेसिकली होता क्या है कि अब क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला था, पूरे देश में चला इंडिया में, तो बहुत से इंडियंस ने जो है अपनी पोस्ट छोड़ दी थी कि हम जो है पोस्ट नहीं लेंगे, इस तरीके से आपके एडमिनिस्ट्रेशन में काम नहीं करेंगे और जो है कॉलेजेस स्कूल सब तरफ से अपने बच्चे वगैरह निकाले थे। तो अब बेसिकली ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियंस के ऊपर ज़्यादा निर्भर नहीं थे। उन्होंने जो है जो भी जगह इंडियंस छोड़कर गए थे उस पर उन्होंने ब्रिटिश पीपल को ही रख दिया एज अ एम्प्लॉय के तौर पे और उन्हीं से काम कराना शुरू कर दिया। कुछ परसेंटेज ऑफ इंडियंस थे जिन्होंने जो है अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी और वो स्टिल ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे थे। तो जब 1927 में ब्रिटिश साइमन कमीशन आया तो ब्रिटिश सरकार ने डिसाइड करा था कि ये जो कमीशन आया है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन या ये जो काउंसिल बना है, इसमें एक भी इंडियन नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर इंडियंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में आ गए
और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। तो जब 1928 में ये साइमन कमीशन पास हुआ तो इंडियंस ने एक नारा बना दिया था, साइमन गो बैक। तो ये जब रिवॉल्यूशन चल रहा था, अलग अलग जगह पे जाते थे वो लोग, और जो है देश देश में, पूरे देश में वो घूम रहे थे, स्टेट बाय स्टेट घूम रहे थे, तो वो यही बोलते हुए जाते थे। उनके फ्लैग्स पर होर्डिंग्स ये इसी चीज़ की बनी हुई थी, साइमन गो बैक। तो बेसिकली उन्होंने साइमन कमीशन, जो एक पूरा एक कमीशन कम्युनिटी थी, काउंसिल था, उसको जो है चलने नहीं दिया और वो भी धीरे धीरे बंद हो गया। बेसिकली साइमन कमीशन था क्या कि ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करा था कि हम जो है इन पर 2 टाइम्स जो अभी हम कमीशन ले रहे हैं या टैक्सेस ले रहे हैं उसका भी 2 टाइम्स हम लेना स्टार्ट करेंगे। और जो भी किसान या जो भी वर्कर हमसे जो है मतलब नहीं सुनेगा हमारी बात, या जो है ये कहेगा कि आप जो है हमसे इतना काम मत कराइए या हमको अच्छी वेजेस दिए, तो हम उसके ऊपर डबल पेनल्टी लगाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए साइमन कमीशन जो है एस्टैब्लिश करा था ब्रिटिशर्स ने, और उसका अपोजिंग जो उसका विरोध था वो इंडियंस ने इस तरीके से 1928 में बैनर बना के स्लोगन लिखा कि साइमन गो बैक, और इस तरीके से उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर नेहरू जी की रिपोर्ट आती है, ये मोतीलाल नेहरू जी की रिपोर्ट थी 1928 में। तो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स के पास एक प्रस्ताव भेजा कि जो है आप जो है हमको अर्ध स्वतंत्रता प्रोवाइड कर दीजिए। अर्ध स्वतंत्रता का मतलब था कि कुछ ऐसी पार्टीज़ को आप जो है भले ही आपके अंडर में काम करेंगे बट हमें भी कुछ आधी स्वतंत्रता रहेगी, मतलब 100% इंडिपेंडेंस नहीं थी, 50% इंडिपेंडेंस हमको चाहिए। तो ये 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने जो है रिपोर्ट पेश करी थी ब्रिटिशर्स के पास। पर जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने जो है इस चीज़ को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। ऑल्दो ब्रिटिशर्स मान गए थे कि हाँ हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, बट जो है जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है बिल्कुल उसको मना कर दिया कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो इस चीज़ में काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शन आए मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो है काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स और ड्रॉबैक्स रहे। बट जो है लास्ट में यही डिसाइड हुआ कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको जो है कोई भी डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए कि एक पार्टी को जो है आपने 50% अथॉरिटी दे रखी है वो या 50% आज़ादी दे रखी है, इससे जो है हमारे को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो लास्ट में जो है फिर आता है लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ। दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस सेशन हुआ था जिसके प्रेसिडेंट जो है जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो उन्होंने डिमांड कर दी कि हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए और इसको जो है तुम ऑफिशियली अडॉप्ट करना शुरू कर दो। वहाँ की पब्लिक को बोलना शुरू करा कि जनवरी 26 जनवरी 1930 को जो है एक ऐसा डे मान लो कि ये हमारा जो है इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि इस दिन हमको आज़ादी मिल चुकी है। और पीपल को भी, जितने भी वहाँ पे लोग थे उनको भी अर्ज करना शुरू करा या उनसे रिक्वेस्ट करी, उनको समझाया कि जो हमारा देश है वो जो है 26 जनवरी 1930 इज़ कंसिडर एज इंडिपेंडेंट डे या इंडिपेंडेंस कंट्री। तो इस तरीके से जो है पूरा ये सेशन चला और जो है लास्ट में यही डिसाइड हुआ। फिर लोगों ने जो है जब उन लोगों को समझ आया कि हाँ 26 जनवरी 1930 हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा, तो फिर लोग उस तरीके से उनकी मानसिकता बढ़ना शुरू हो गई कि हम लोग अब जो है हमें कंप्लीट फ्रीडम मिल सकता है। पहले लोगों को लगता था इंडियंस को कि जो है हम इतने टाइम तक हम पे ब्रिटिशर्स राज कर रहे हैं, हर तरीके से जो है वो हमको दबा देते हैं, तो हम किस तरीके से जो है उनसे लड़ पाएंगे। पर जब लाहौर सेशन हुआ था 1929 में और डिक्लेरेशन हुआ था 26 जनवरी 1930 में कि जो है हमें पूर्ण स्वराज मिल गया है, इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाएंगे 26 जनवरी को, तो जो इंडियंस थे उनके अंदर एक नई उमंग आ गई, नई एक आशा जग गई कि हाँ हम लोग जो है हमको इंडिपेंडेंस मिल सकती है, ब्रिटिशर से हम जो है जीत सकते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा लाहौर सेशन बेनिफिशियल रहा फॉर द इंडियंस। तो ये था यूनिट 1 और यूनिट 2 का एक्सप्लेनेशन, और यूनिट 3 का एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं, जितने भी इसमें आपको ऑन स्क्रीन जो है नोट्स दिख रहे हैं, सब कुछ नोट डाउन कर लो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा और पूरा अप टू द पॉइंट है ये। इसमें कोई भी अदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितनी भी ज़रूरत थी वो सारी इसमें अवेलेबल है।